हाय स्टूडेंट्स। सो आज इस वीडियो में हम अच्छी तरह से देखते हैं कि मटेरियल क्या है और मटेरियल में क्या देखना है, हमें इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स देखना है। तो देखिए मटेरियल में तो बहुत सारा है कि परचेस कैसे करें, बाय कैसे करें, डायरेक्ट मटेरियल क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो फिर डायरेक्टली हम कहाँ पे जंप करते हैं, इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स, क्योंकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना चुका हूँ। तो मतलब क्या होता है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यही आपको इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स आने वाली है। तो बाकी की जो थ्योरी है उसमें बाद में हम वीडियोस में बना लेंगे। ठीक है, तो चलो विल जंप ऑन द स्कोप ऑफ दिस एंटायर वीडियो। इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। हाय, तो अभी यहां पे देखिए स्कोप ऑफ द चैप्टर। इस जो वीडियो का टॉपिक मुझे कवर करना है, तो क्या कवर करना है मुझे यहाँ पे, तो दूसरी चीज है इन्वेंटरी कंट्रोल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसमें इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये जो अभी वीडियो जो बना रहा हूं, अभी ये वीडियो आपके सामने हो रहा है, उसी में आपको सिर्फ और सिर्फ पहले मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो आएगा इन्वेंटरी स्टॉक लेवल्स, एंड देन आफ्टर दैट यू विल गेट द अनदर वीडियो। आपके पास थर्ड वन वीडियो आएगा, उसमें मिलेगा आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। करेक्ट। सो नाउ विल जंप ऑन इमीडिएटली विल जंप ऑन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता क्या है, वो देखते हैं और क्यों इस्तेमाल होता है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसके लिए हम शॉर्ट में वर्ड यूज करते हैं EOQ। करेक्ट। नाउ लुक हियर। तो देखिए यहां पे, तो ये आ गया आपका व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। करेक्ट, EOQ। अभी कैसे ना, इस नाम में ही लिखा हुआ है क्वांटिटी। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक वर्ड क्यों आया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ऑर्डर चाहिए क्वांटिटी का। आगे लिखा है ना ऑर्डर क्वांटिटी, तो ऐसा क्वांटिटी का ऑर्डर चाहिए कि जो इकोनॉमिकली मुझे अच्छा रहे, मतलब परचेस प्राइस भी अच्छा रहे, सस्ते में मिले, उसके लाने का खर्चा, उसको संभालने का खर्चा क्या होगा मेरा, बहुत अच्छी तरह से और कम तरीके से हो। इसको कहता हूं मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी मुझे बनानी है, ऐसी क्वांटिटी मुझे ढूंढनी है, ऐसा क्वांटिटी का मुझे परचेस ढूंढना है कि भाई जिसमें मुझे उसको संभालने के लिए भी कॉस्ट ना ज्यादा जाए, और फिर डिमांड करने, मतलब जब मैं बार बार उसको डिमांड करता हूं, सप्लायर से मैं डिमांड करूंगा, तो वहां पे भी कॉस्ट ज्यादा ना जाए और परचेस प्राइस भी हमें फेवरेबल रहे। तो ऐसा कौन सा क्वांटिटी है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि जिससे मैं ये बना सकूं। तो अभी मैंने जितना भी आपको कहा है ना, अभी तक मैंने ये संभालने का कॉस्ट होता है, उसको कहते क्या है इकोनॉमिक कॉस्टिंग के टर्म्स में, पहले ये तो पता होना चाहिए। क्या होता है ना, मैं बोलता हूं कि संभालने के लिए होना चाहिए, कैरी करने के लिए होना चाहिए, बट व्हाट डू यू मीन बाय संभालना और कैरी करना? अरे भाई वो तो पता होना चाहिए, जब तक वो पता ही नहीं है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे पता चलेगी। तो चलो वो देख लेते हैं पहले। सो देखो फर्स्ट लाइन क्या कहता है, हाँ इट इज इन्वेंटरी कंट्रोल। अरे भाई पता है हमें ये इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, बट बच्चों थेरी है ना, ऐसा कोई कल आपको कोई शॉर्ट नोट्स आए लिखने के लिए, तो आपको पहले ये सेंटेंसेस लिखना पड़ेगा। उनको क्या पता है, एग्जामिनर इज अ स्मॉल बेबी, एग्जामिनर एक छोटा बच्चा है, उसको समझाना है हमें कि भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक है। तो चलो आगे क्या कहता है, इट इज असर्टनिंग द ऑर्डर साइज। मैं बता रहा हूं आपको ऑर्डर साइज, नाम में ही लिखा हुआ है ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब वो आपको बताता है कि कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। वो क्वांटिटी केजी में भी हो सकती है, वो क्वांटिटी यूनिट में हो सकती है, वो क्वांटिटी लीटर में हो सकती है, वो क्वांटिटी गैलन में हो सकती है, फिर वो आप टन्स में कह सकते हो। करेक्ट। तो किलोग्राम में भी कह सकते हो, जैसे मैंने केजी पहले कहा कि ग्राम में भी कह सकते हो। तो मतलब ऑर्डर साइज किसी भी मेजरमेंट ऑफ यूनिट में आ सकता है, बता नहीं सकती। हाँ बहुत बच्चों का यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब सर इसका आंसर रुपीज में निकलता है क्या, नहीं। आपका नाम क्या है, मतलब आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, इसका नाम क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो भाई आंसर किस में निकलेगा, जब वो आपको खुद क्वांटिटी बता रहा है तो आंसर किस में मिलेगा, क्वांटिटी में, रुपीज में निकल ही नहीं सकता। तो इसीलिए इट इज असर्टेनिंग द ऑर्डर साइज। आगे जंप करते हैं। ओके, तो ये देखो मेरे, मतलब मैं जो इतनी बार अभी आपको 10 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया जो बता रहा हूं, बकबक कर रहा हूं आपके सामने, तो उसका आंसर आ गया। देखो EOQ रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर की साइज बताता है।
फॉर विच ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब लाने का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट मतलब संभालने का खर्चा। आ गया ना? थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना सर उसको संभालने का खर्चा क्या होता है, अब ये लाने का खर्चा क्या होता है। अभी जब लाने का खर्चा हो गया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं, जब मैं ऑर्डर करूंगा तो वहां पे कॉस्ट होगी ना होगी। अरे भाई ऑर्डर करने के बाद सामान रखोगे कहां पे भाई, सामान रखने के लिए तो जगह चाहिए, तो जगह का भाड़ा, जगह का रेंट। तो मतलब मैंने एक एग्जांपल बताया कि आपको कैरिंग कॉस्ट होती क्या है। टुगेदर आर मिनिमम मतलब ऐसा एक ऑर्डर साइज बनाना है कि ना मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो, ना मुझे कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो, और परचेस प्राइस भी कम हो। तो मेरे भी जेब को तो संभालना पड़ेगा मुझे, तो उस कस्टमर को संभालना पड़ेगा। तो पहले जेब को संभालो फिर कस्टमर को संभालो, करेक्ट। और दोनों को साथ संभालना है क्योंकि हमें अपना बिजनेस रन करना है। तो आगे, तो मेरे ईओक्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाना चाहता हूं मैं, ये कौन है, ये कैसे है, ये बनाएंगे। भाई बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए, बिना ऑब्जेक्टिव के तो कुछ पढ़ नहीं सकते, ना कुछ कर नहीं सकते, ना बिजनेस कर सकते। जैसे कि अभी आप ईओक्यू पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है कि यार भाई एग्जाम में आए तो 10 मार्क्स मिल जाए। ये तो छोटा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया ना आपका, तो वही हम कर रहे हैं। देखो, तो वो कहता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट शुड बी इक्वल। वहां पे मिनिमम लिखा है, बट मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम जितना हो उतना अच्छा है, अपने जेब के लिए तो भाई अच्छा होगा ना। तो ऐसा ऑर्डर साइज बनाना है कि जिसमें मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैसा हो, इक्वल हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैसा हो, इक्वल हो, करेक्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के एग्जांपल्स क्या है, कैरिंग कॉस्ट के एग्जांपल्स क्या है, वो देखते हैं। तो देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लगभग आपके सामने सारे एग्जांपल्स आ चुके। परचेस डिपार्टमेंट कॉस्ट, अरे भाई सबसे पहले ऑर्डर परचेस करना है, मटेरियल परचेस करना है, तो परचेस डिपार्टमेंट को पहले जाके बताओ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहले किसको जाके बताएगा, परचेस डिपार्टमेंट को जाके बताएगा कि भाई ये डिमांड करो, मुझे ये प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए चाहिए। ठीक है, परचेस डिपार्टमेंट फोकट में कोई काम करेगा क्या, नहीं, तो वहां पे कॉस्ट गिरेगी। जब गुड्स मेरे पास आएगा तो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है या नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है, तो उसके लिए खर्चा होगा। ट्रांसपोर्टेशन, हवा में तो उड़ के आएगा नहीं अपना मटेरियल, तो ट्रांसपोर्टेशन। अरे भाई अब ये ट्रांसपोर्टेशन के बाद आ गया तो वो लोड कौन करेगा और अनलोड कर करेगा। अभी आपका दुकान रहेगा तो आप करोगे क्या, आप कस्टमर को संभालोगे या गुड्स का लोडिंग और अनलोडिंग करोगे। तो बट ऑब्वियस लोडिंग और अनलोडिंग को आपको कोई ना कोई तो जरूरत है। भाई इंश्योरेंस, अभी मान लीजिए कि रास्ते में गुड्स को आते आते कुछ हो गया तो करोगे क्या, तो उसके लिए इंश्योरेंस भी होना जरूरी है। तो वेन एवर यू आर ऑर्डरिंग अ मटेरियल, मतलब जब भी आप मटेरियल को ऑर्डर करोगे तो ये सारी कॉस्ट वहां पे आएगी, मतलब आएगी। आगे, स्टोर कीपर सैलरी, तो मतलब कैसे होता है कैरिंग कॉस्ट, मतलब कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि गुड्स कैरी फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। मैं पीरियड में वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। वन पीरियड टू अनदर पीरियड मतलब मुझे ये मटेरियल 2 महीने तक रखना है। भाई 2 महीने के लिए रखना है तो 2 महीने के लिए उसके ऊपर मुझे वॉचमैन रखना पड़ेगा, स्टोर कीपर रखना पड़ेगा, स्टोर का रेंट पे करना पड़ेगा, स्टोर का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। भाई जब मैं इन्वेंटरी लेता हूं तो मैंने वो लोन पे लिया हो तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया होगा तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे इंटरेस्ट लेना पड़ता है। और कभी रखूंगा तो बट ऑब्वियस से चूहा भी आ गया कुछ खराब कर दिया तो मुझे वो लॉसेस भी हो सकता है। डिपेंड अपॉन द मटेरियल कि मटेरियल का लॉस कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो इतनी सारी कॉस्ट क्या हो चुकी है, आ चुकी है। तो इन सारे कॉस्ट का मुझे क्या करना है, संभालना है, मुझे मिनिमम लेवल तक लाना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो वेट आगे देखो। तो यहां पे देखिए अभी हम देखेंगे ईओक्यू का फॉर्मूला। तो देखो, सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला वेरी वेरी इजी। ईओक्यू मतलब क्वांटिटी में भी यूनिट्स, केजी, लीटर एटसेट्रा एटसेट्रा। 2AO अपॉन सी, अंडर रूट 2AO अपॉन सी, है ना, कितना इजी। अरे वेरी लॉलीपॉप फॉर्मूला, वेरी वेरी लॉलीपॉप फॉर्मूला। 2AC अपॉन सी होता है और ए का मतलब क्या होता है, ए फॉर, हाँ एप्पल नहीं, मेरे मामले में आपके दिमाग में एप्पल आया होगा। ए फॉर एनुअल कंजम्पशन ऑफ यूसेज, मतलब जिस मटेरियल का आपको ईओक्यू निकालना है, मेरे पास 10 मटेरियल होंगे तो 10 ईओक्यू आएंगे, अंडरस्टूड। तो एवरी मटेरियल हैविंग एवरी मतलब ऑर्डर साइज,
तो उसका एनुअली कंज्यूम कितना होता है, तो ये तो पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, बट बहुत डिफिकल्ट है। ये एस्टिमेटेड लेवल पे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई एनुअली मुझे यूज कितना करना है। फिर आता है ओ। ओ स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एवरी ऑर्डर कॉस्ट करने के लिए कितना खर्चा होता है। मतलब मुझे 10 यूनिट डिमांड करने होंगे तो कितना खर्चा होता है, 100 यूनिट डिमांड करने के तो कितना खर्चा होगा, तो लगभग सेम ही हो जाएगा क्योंकि डिपेंड अपॉन द मटेरियल। सी स्टैंड फॉर कैरिंग कॉस्ट, मतलब वन पीरियड टू अनदर पीरियड कैरी करने के लिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ऐसा एक फुल सेंटेंसेस है। ये तीनों चीजें निकालने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द योर ईओक्यू। अंडरस्टूड। तो भाई ये ईओक्यू बेसिकली बेस्ड ऑन द सर्टन अजम्पशंस। हाँ भाई अजम्पशन तो लगानी पड़ेंगे। चलो एक एग्जांपल बताता। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको एनुअल कंजम्पशन ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे? आप ही सोचो कि आपको अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि पढ़ाई करते वक्त साल भर में 12 नोटबुक लगेंगे, तो आपने 12 नोटबुक लेके आए लिखने वाले। तो ऐसा कभी होता है क्या 12 का 12 यूज किया आपने? हो सकता है। और ऐसा भी कभी हो सकता है कि 12 से कम यूज हुआ, मतलब आपको पता नहीं होता बट आपने एस्टिमेट किया हुआ है। आपको पता नहीं होता बट आपने एस्टिमेट किया, तो वैसा ही है एनुअल कंजम्पशन। आपको पहले से ही पता होना चाहिए और ये निकालना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत डिफिकल्ट होता है और यही आपका पहला अजम्पशन है। देखो assumption, ordering cost per order and carrying cost per unit per annum are known, they are fixed। पहले से ही पता होता है। अरे ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले से, अरे कैसे पता होगा पहले से ही? आज का ऑर्डरिंग कॉस्ट कल का ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग अलग हो सकता है। क्यों? पेट्रोल के कॉस्ट चेंज हो गए, चेंज हो गया है ना। और कैरिंग कॉस्ट भी वैसा ही है। तो वो कहते हैं कि वो पता है और वो फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होंगे एट एनी ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज कुछ भी हो, आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगा। नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल अजम्पशन है, अजम्पशन है। फिर एंटिसिपेटेड यूजेज ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स इज नोन, पहले ही बताया था ना, ए पता होना चाहिए आपको। देन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट इन एंड इज नोन एज वेल। तो पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके मटेरियल की प्राइस क्या है, और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि कॉस्ट पर यूनिट क्या है। एंड द लास्ट वन, द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल ऑर्डर रिसीव्ड इमीडिएटली, लीड टाइम इज 0। मतलब आपको जो मटेरियल मिलने वाला है वो इमीडिएटली मिलने वाला है, आपको वहां पे रुकना नहीं पड़ेगा। अरे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मटेरियल लाओगे तो कम से कम 1 या 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो प्रीवियस शीट में हमने देखा था कि भाई अजम्पशंस क्या होते हैं, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बट उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल कैसे होगी? तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डोंट वरी, अपने पास सारे फॉर्मूले रे बच्चों, कुछ जरूरत नहीं इधर उधर जाने की, अपने पास सारे फॉर्मूले अवेलेबल है। तो देखो, सो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? एनुअल कंजम्पशंस अपॉन ईओक्यू। एनुअल कंजम्पशन अपॉन ईओक्यू, सिर्फ ये डिवाइडेशन करोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू करोगे तो आपको आएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बोलो ऐसा क्यों? मन में बोलो, मुझे मत बताओ, बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि ईओक्यू क्या है? अपनी ऑर्डर साइज। मान लीजिए कि ऑर्डर साइज आपका 10 है, मतलब एक ऑर्डर में 10 यूनिट आएंगे। कितने यूनिट आएंगे? 10 यूनिट आएंगे। और आपको साल भर में लाना है कितना? 1000। साल भर में यूनिट्स कितने चाहिए आपको? 1000। तो 10 का एक ऑर्डर है, तो सिंपली बात है ना बच्चों, 1000 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 100 आंसर आएगा। तो 100 का मतलब क्या हो गया? मुझे 100 बार ये ऑर्डर देना पड़ेगा। साल में कितनी बार मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा? 100 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि एनुअल कंजम्पशन अपॉन ईओक्यू करोगे तो बट ऑब्वियसली यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो आपको मिल जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। आगे, तो ये आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी ये आगे लिखा है कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट मतलब हमें गुड्स को कैरी करना है। तो फॉर्मूला देखो क्या है, बहुत इजी है। ईओक्यू अपॉन ट्यू, बोलो क्यू। ईओक्यू अपॉन ट्यू, बोलो क्यू। तो क्यू का मतलब ये है कि ईओक्यू ये क्वांटिटी है कि जब मैं क्वांटिटी परचेस करता हूं तो यहां पे लेवल होता है। जब मैं क्वांटिटी परचेस करता हूं तो यहां पे होता है, तो धीरे 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 यूज करते 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 ये लेवल यहां पे आ जाता है। मतलब बिगिनिंग पे आपका यहां पे क्वांटिटी है, एंड पे आपका क्वांटिटी यहां पे।
तो क्या होता है ना, बिगिनिंग पे यहां पे, एंड पे यहां पे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एवरी टाइम कितना गुड्स आपके पास है? तो इसीलिए एवरेज ले लो। तो इसीलिए ईओक्यू डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो एवरेज आ जाएगा। ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट को छोड़ दो, ईओक्यू टोटल कितना है उसका एवरेज ले लो, मतलब ऑन एन एवरेज इतना गुड्स एवरी डे अवेलेबल रहता है, और मल्टीप्लाइड विद द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो आपको ये इन दोनों से क्या मिलेगा, दोनों की अमाउंट इक्वल मिलेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट से इक्वल मिलेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि इन दोनों में ईओक्यू का कंसिडरेशन है। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू लिखा है और ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 लिखा हो, तो दोनों बोथ फॉर्मूले कवरिंग द, दोनों भी फॉर्मूले ईओक्यू का कंसिडरेशन बनाते हैं, करते हैं। तो बट ऑब्वियस है आपकी क्या आएगी, ये दोनों भी कॉस्ट इक्वल आएगी। तो ईओक्यू पॉलिसी में जब ये ईओक्यू पॉलिसी हम बनाती है, तो ईओक्यू पॉलिसी में कॉस्ट का स्टेटमेंट कैसे बनता है? ईओक्यू पॉलिसी में कॉस्ट का स्टेटमेंट कैसे बनता है? तो ये ऐसे बनता है, एनुअल कॉस्ट अंडर द ईओक्यू पॉलिसी ऑफ इन्वेंटरी। एनुअल कॉस्ट अंडर ईओक्यू पॉलिसी ऑफ इन्वेंटरी, तो पहला आता है परचेस कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट कैसे आएगा? जो भी आपकी एनुअल डिमांड और एनुअल कंजम्पशन है उसको परचेस कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। परचेस कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनुअल कॉस्ट मिलेगा। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा जो कि अभी ऊपर हमने देखा है फॉर्मूला। फिर कैरिंग कॉस्ट आएगा, अगेन हमने जो ऊपर फॉर्मूला देखा है उसी का है, मल्टीप्लाई करो और टोटल ले लो, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का मिला के आपका बनता है टोटल कॉस्ट ऑफ दैट पॉलिसी। अंडरस्टूड? तो यहां तक तो ठीक है बच्चों, करेक्ट? तो यहां तक हमने क्या क्या किया, तो ईओक्यू क्या है, ईओक्यू की पॉलिसी क्या है, ओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो अगले वीडियो तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी के ऊपर पूरा का पूरा एक ईओक्यू, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट कैसे बनाते हैं वो फॉर्मूला जरूर लूंगा। करेक्ट? देखिए आगे। तो देखिए बच्चों, यहां तक कैसा लगे आपको वीडियो? तो वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक और शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी मत, मतलब सब्सक्राइब करना मत भूलना। करेक्ट? एंड थैंक यू। अगले वीडियो में मैं लेके आता हूं आपको एक सुंदर सा छोटा सा प्रॉब्लम जिसमें ईओक्यू हो और ईओक्यू कैसे कंप्यूट करते हैं और उसके बेसिस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है और टोटल कॉस्ट भी कैसे कैलकुलेट करती है, विल सी इन दैट प्रॉब्लम। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, एंड द नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद वाले वीडियो में विल जंप ऑन द लेवल्स। करेक्ट?